है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में हम आवर्त सारणी से संबंधित टॉप 50 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें पहले हम पीरियोडिक टेबल कैसे बनना स्टार्ट हुआ उसका एक ओवरव्यू लेंगे। इसके बाद हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से संबंधित 50 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग थ्योरी वीडियो चाहते हैं पूरा पीरियोडिक टेबल के ऊपर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसमें हम सिर्फ थ्योरी डिस्कस कर लेंगे इसमें, लेकिन अभी हम थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें हम एक ओवरव्यू लेंगे, पीरियोडिक टेबल कैसे बनना स्टार्ट हुआ और कैसे मॉडर्न पीरियड टेबल बना। तो उसके बाद हम 50 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके रेलवे एग्जाम्स में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड प्रश्न हैं। उनको यहाँ पे मैंने एक्सक्लूड किया है प्रश्नों को। और आप लोगों को बता दें, जो भी आपका एएलपी का एग्जाम हुआ वहाँ पे देखने को मिला कि 2 से 3 प्रश्न आपके मॉडर्न पीरियड टेबल में पूछे जा रहे हैं। तो ये ट्रेंड जो है आगे वाले आपके जो रेलवे एग्जाम्स हैं उनमें भी फॉलो होगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आवर्त सारणी से संबंधित। तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखें। चलिए चलते हैं हम पीरियोडिक टेबल के एक ओवरव्यू पर। पीरियोडिक टेबल जो है ये सबसे पहले बनाने का जो प्रयास किया गया वो 1817 में डोबेराइनर के द्वारा इसको बनाने का प्रयास किया। किसके द्वारा? डोबेराइनर के द्वारा। इस समय जो हमें तत्व पता थे वो हमें 20 तत्व पता थे, लेकिन डोबेराइनर की एक लिमिटेशन थी यहाँ पे। जो इन्होंने बनाया था वो एटॉमिक मास पर बनाया था और इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था A+C/2 = B। तो मतलब A और C का जो एवरेज होगा वो B के एवरेज के बराबर होगा। इन्होंने 3 ग्रुप बनाए थे, वो हम ग्रुप बता देते हैं आप लोगों को। एक बनाया था इन्होंने लिथियम, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। यहाँ पे मैं साइन ही लिख देता हूँ सीधा। जो लिथियम था, लिथियम, सोडियम और यहाँ पे था फास्फोरस, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। यहाँ पे था आपका क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये इन्होंने 3 ग्रुप बनाए थे। इनका ये फॉर्मूला था कि लिथियम और फास्फोरस का जो एवरेज होगा वो सोडियम के इक्वल होगा। तो ये इनके 9 तत्व थे जिन पे इन्होंने ये ट्रेड्स बनाई थी। लेकिन ये भी फैल मार गए, क्योंकि जो आगे इन्होंने आगे एलिमेंट थे 20, उनसे 9 के आगे पता करने की कोशिश की तो वहाँ पे ये एवरेज इनका मैच नहीं हो रहा था। और पॉइंट्स में वैल्यू आपको पता ही होगा केमिस्ट्री में कितनी ज़्यादा हो जाती है, तो कहीं ज़्यादा आ रहा था कहीं कम आ रहा था। तो इसके बाद जो था वो न्यूलैंड ने ऑक्टेव रूल दिया। कौन सा रूल दिया गया? तो न्यूलैंड्स के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूलैंड्स के द्वारा ऑक्टेव रूल दिया गया 1865 में। इस समय जो हमें तत्व पता थे वो कितने थे? तो हमें इस समय 56 तत्व पता थे, यानी कि 56 एलिमेंट पता थे। और न्यूलैंड ने जो ऑक्टेव इनका बेस था वो सारे गामा पा पे, म्यूजिक जो था सारे गामा पा की एक ट्यून होती है उस पे बेस्ड था ये। और जो मेंडलीव न्यूलैंड की टेबल में पहला एलिमेंट था वो क्या था? तो वो आपका था हाइड्रोजन। और जो लास्ट एलिमेंट था न्यूलैंड की पीरियोडिक टेबल में वो था थोरियम। लेकिन इनके में भी एक लिमिटेशन थी कि जो ऑक्टेव रूल था वो आपका सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड था। कहाँ तक वैलिड था? तो ये आपका सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड था। इसके बाद हमें मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी और हम मेंडलीव को पीरियोडिक टेबल का फादर कहते हैं। मेंडलीव के द्वारा 1869 में पीरियोडिक टेबल सजेस्ट की गई और ये भी एटॉमिक मास पे ही बेस्ड थी पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव को पीरियोडिक टेबल का फादर कहते हैं और इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी वो 1872 में पब्लिश की गई। उस समय जो हमें एलिमेंट पता थे वो 63 एलिमेंट पता थे। लेकिन मेंडलीव की भी एक डिसएडवांटेज था कि इनके में हाइड्रोजन का प्लेस हमें पता नहीं था और इसके साथ साथ जो इनर्ट गैस का प्लेस था वो पीरियोडिक टेबल में पता नहीं था। मतलब इनर्ट गैस पीरियोडिक टेबल में रखी ही नहीं गई थी। इसके बाद जो मेंडलीव का ही शिष्य था हेनरी मोजले, उसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सजेस्ट की। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेनरी मोजले के द्वारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आपकी सजेस्ट की गई वो 1913 को सजेस्ट की गई। किसके द्वारा? हेनरी मोजले के द्वारा। और ये जो पीरियोडिक टेबल बेस्ड थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये आपकी एटॉमिक नंबर पर बेस्ड थी। ये आपकी एटॉमिक मास पे बेस्ड ना होके हेनरी मोजले ने एटॉमिक नंबर पर दी। और इनके पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप थे वो कितने थे?
तो यहाँ पे जो ग्रुप थे वो 18 ग्रुप थे और 7 पीरियड में इनको डिवाइड किया गया। टोटल 118 एलिमेंट रखे गए मॉडर्न पीरियड टेबल में, जो हेनरी मोजले के द्वारा सजेस्ट की गई थी। इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो ये है आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्रुप्स हैं, यहाँ पे टोटल 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड दिए गए हैं। और ये आपका है एस ब्लॉक, और ये आपका है डी ब्लॉक, ये आपका पी ब्लॉक, ये है आपका एफ ब्लॉक। ठीक है, ये जो एफ ब्लॉक है ये यहीं से आपका ऊपर से लेके नीचे लगा दिया गया है लेंथेनाइड और एंथेनाइड्स एलिमेंट्स के लिए। और यहाँ पे जो आपका नॉन मेटल आती है, इसमें ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। और ये जो आपका ग्रुप है ये आपका नोबेल गैस का ग्रुप आता है। तो ये आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसी में हम आगे बेस्ड करेंगे जो आपके टोटल एलिमेंट्स हैं। इसमें अगर हम बता दें तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टोटल कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। और यहाँ पे 91 मेटल हैं, 7 मेटलॉइड्स हैं और 20 जो है वो क्या है, नॉन मेटल है। और वहीं पे अगर हम नेचुरल और आर्टिफिशियल की बात करें तो 118 एलिमेंट्स में 94 आपके नेचुरल हैं, 24 आपके आर्टिफिशियल या मैन मेड एलिमेंट्स हैं। और सॉलिड और लिक्विड की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आगे आपको जो वन लाइनर है उसमें देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको बहुत मदद मिल जाएगी। तो 118 एलिमेंट जो थे, इनमें से 2 एलिमेंट हमारे लिक्विड स्टेट में पाए गए। वो कौन से पाए गए, मरकरी जिसका सिंबल था Hg, ये भी आपको याद रखना है, और ब्रोमाइन, ये आपके लिक्विड स्टेट में थे। मरकरी और ब्रोमाइन ये आपके लिक्विड स्टेट में पाए गए। इसके बाद जो आपके 11 एलिमेंट थे वो आपके गैसियस स्टेट में है और 105 एलिमेंट जो है वो आपके सॉलिड स्टेट में पाए गए। इसके बाद अब हम सीधा देखते हैं आपका पीरियोडिक टेबल से संबंधित प्रश्न। तो ये आपका एक ओवरव्यू था। इसके बाद ये हम 50 प्रश्न डिस्कस कर लेंगे, इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा। ये मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है रेलवे के द्वारा, जो अक्सर पूछे ही गए हैं, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं रिपीट हुए हैं। ALP हो गया, JEE हो गया, SI हो गया, कांस्टेबल, NTPC ग्रुप डी में ये प्रश्न बहुत ज़्यादा रिपीटेड प्रश्न है। चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न है, आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियां हैं वो क्या कहते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था, तो इनको हम आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं। इसके बाद आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर स्तंभों को हम क्या कहते हैं, तो इनको हम समूह कहते हैं, ग्रुप्स और पीरियड्स। ठीक है, अगला आता है आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया। तो मेंडलीव ने आधुनिक आवर्त नियम दिया। आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर। मैंने बताया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है हेनरी मोजले के द्वारा जो दी गई वो एटॉमिक नंबर पर दी गई थी। बाकी जो मेंडलीव, डोबेराइनर और ऑक्टेव बना रहे थे पीरियोडिक टेबल, वो एटॉमिक मास पे बना रहे थे। लेकिन हेनरी मोजले की इसी तरह डिफरेंट हो गई, क्योंकि इन्होंने एटॉमिक नंबर पर बेस्ड रखा अपनी पीरियोडिक टेबल को। आगे आते हैं। आगे प्रश्न है आपका, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसमें है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर किसी भी परमाणु क्रमांक उसके बराबर होता है। अगला प्रश्न है आपका, आवर्त सारणी में धातु किस ओर स्थित होते हैं। तो धातुओं की संख्या जो होती है वो आपकी बाईं ओर होती है, और आवर्त सारणी में जो अधातुओं की संख्या है वो दाईं ओर स्थित होती है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, तो आप वीडियो बैक करके भी देख सकते हैं उसको पहले, वहां से एक ओवरव्यू मिल जाता है जिससे ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आएंगे। अगला है, आवर्त सारणी में उपधातु कहाँ पर स्थित होती है। तो धातु और अधातु के बीच में जो सीढ़ीदार रेखा है आसपास, वो वहां पे आपको उपधातु देखने को मिल जाएगी। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए ये जो रेखा है, यहाँ से ये सेपरेट करता है धातु और उपधातुओं को। ये जो रेखा बनी गई है, देख रहे हैं आप, ये सीढ़ी सी, ये यहीं से सेपरेट होती है पीरियोडिक टेबल में। धातु और उपधातुओं को ये अलग करता है। इसके बाद अब आगे देखते हैं, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षणों में क्या परिवर्तन आते हैं। तो ये घटते हैं, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है, धात्विक लक्षणों में क्या होता है, तो ये जो धात्विक लक्षण होते हैं ये आपके घट जाते हैं। आवर्त सारणी में किसी समूह से ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक लक्षणों में क्या होता है, तो ये धात्विक लक्षण जो होते हैं आपके बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है। सॉरी, तो जो सबसे हल्का तत्व होता है वो आपका हाइड्रोजन होता है। आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व कौन सा होता है,
तो ऑक्सीजन जो होता है वो आपका आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व होता है। आवर्त सारणी में किस समूह के तत्वों को गैस कहा जाता है? तो समूह 18 होता है, ग्रुप 18 होता है, उसको हम जो है वो हम क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैसों का समूह कहते हैं। आवर्त सारणी में किस समूह के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है? तो समूह एक को हम एल्कली मेटल कहते हैं, जो क्षारीय तत्व होते हैं। अगला आता है, आवर्त सारणी में किस समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? समूह दो को, जो समूह 2 होता है उसमें क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, आवर्त सारणी में किस समूह के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है? तो समूह 17 के तत्वों को हम हैलोजन कहते हैं। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु आकार में क्या होता है? तो परमाणु आकार जो है आपका घटता है जब बाएं से दाएं जाते हैं। आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परिवर्तन क्या होता है परमाणु आकार में? तो ये आपका बढ़ता है जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव में क्या होता है? तो जो आयनन विभव होता है यह आपका बढ़ता है जब हम बाएं से दाएं जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव में क्या परिवर्तन आता है? तो ये घटता है जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, लेकिन जब बाएं से दाएं जाते हैं तो ये फिर बढ़ता है। ये आपको याद रखते हैं, ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके पीरियोडिक टेबल से। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है? तो एंथैल्पी जो होती है वो आपकी बढ़ती है, और ऊपर से नीचे जाने पर एंथैल्पी जो होती है वो आपकी घटती है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में धातुओं के ऑक्साइड का स्वभाव कैसा होता है? तो धातुओं के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्षारीय स्वभाव के होते हैं। इसके बाद आता है, आवर्त सारणी में अधातु ऑक्साइड का स्वभाव कैसा होता है? तो इसमें अम्लीय स्वभाव होता है इनका। अगला प्रश्न आता है, 25 प्रश्न है, आवर्त सारणी में धातुओं का हाइड्रो ऑक्साइड का स्वभाव कैसा होता है? तो ये क्षारीय होता है। और अधातुओं का हाइड्राइड स्वभाव कैसा होता है? तो अम्लीय स्वभाव होता है। तो जो आवर्त सारणी है उसमें धातुओं का हाइड्राइड कैसा होता है? तो वो क्षारीय होता है। और अधातुओं का हाइड्राइड कैसा होता है? तो वो अम्लीय होता है। अगला प्रश्न आता है, आवर्त सारणी में धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो धात्विक होती है। और अधातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो अधात्विक होती है। इसके बाद आता है, आवर्त सारणी में उपधातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो ये मध्यवर्ती होती है, यानी कि न्यूट्रल होती है, ना तो ये अधात्विक होती है और ना तो ये धात्विक होती है। आवर्त सारणी में किस समूह के तत्वों में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? तो समूह 17 जो हैलोजन में होता है, हैलोजन ग्रुप होता है, उसमें ये सबसे ज्यादा होता है विद्युत ऋणात्मक। आवर्त सारणी में किस समूह में तत्व सबसे कम विद्युत ऋणात्मक होते हैं? तो जो समूह 1 होता है जिसमें क्षारु धातु उपलब्ध है, उसमें सबसे कम विद्युत ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न आता है, आवर्त सारणी में किस समूह में तत्व सबसे अधिक धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं? तो समूह 1 जो क्षारीय धातु होता है उसमें। इसके बाद आपका 33 नंबर प्रश्न आता है, आवर्त सारणी में किस समूह के तत्व सबसे अधिक अधात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं? तो समूह 17 जो है हैलोजन ग्रुप, ये इसमें आपके सबसे अधात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न आता है, आवर्त सारणी में किस समूह के तत्व अक्रिय होते हैं? तो समूह 18 जो होता है वो उत्कृष्ट गैस होती है, उसके तत्व जो होते हैं वो अक्रिय होते हैं, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका, आवर्त सारणी के किस समूह के तत्व सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं? तो समूह 1 के तत्व जो होते हैं वो सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आवर्त सारणी में किस समूह के तत्व सबसे कम क्रियाशील होते हैं? तो समूह 18 जो मैंने अभी आपको बताया था, ये आपके एकदम रेस्ट रिएक्शन में रहते हैं और ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या किस बात को दर्शाती है? मुख्य ऊर्जा स्तर को दर्शाती है आवर्तों की संख्या आवर्त सारणी में। इसके बाद आता है, आवर्त सारणी में समूह संख्या किस बात को दर्शाती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। आवर्त सारणी में किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस बात पर दर्शाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक कोषों का उपकोषों में वितरण, यह आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में किसी तत्व की संयोजकता किस बात को दर्शाती है? तो रासायनिक संयोग में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
आवर्त सारणी में किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या किस बात को दर्शाता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता को। आवर्त सारणी में किसी तत्व की उपचयन संख्या किस बात को दर्शाती है? तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को ये दर्शाती है। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में किसी तत्व का आयनन विभव किस बात को दर्शाता है? तो परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकलने की आवश्यक ऊर्जा को ये चीज हमें प्रदर्शित करती है। आवर्त सारणी में किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी किस बात को दर्शाती है? तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की उत्सर्जित ऊर्जा को ये इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी दर्शाती है आपकी। आवर्त सारणी में किसी तत्व की धात्विक प्रकृति किस बात पर निर्भर करती है? तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता को यह धात्विक प्रकृति निर्भर करती है। अगला प्रश्न आता है, आवर्त सारणी में किसी तत्व की आध्यात्मिक प्रकृति किस बात पर निर्भर करती है? तो ये भी आपकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता पे निर्भर करती है। यहाँ पे दो प्रश्न सेम सेम पूछे गए हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे, तो इसका आपको 2 से 3 बार रिवीजन करना है इन्हीं 50 प्रश्नों का। और आप देखेंगे, आप किसी भी मॉक टेस्ट को दीजिएगा किसी भी प्लेटफॉर्म के, और हमारे भी प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट उपलब्ध है, तो वहाँ पे भी आप दे सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप देखेंगे, या प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए रेलवे की, तो आप देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल से प्रश्न बन रहा है, तो इन 50 प्रश्नों से आसपास ही प्रश्न बन रहा है, इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा। और बाकी जो है वो थ्योरी सेक्शन वीडियो चाहिए, तो आपको मैं वो डिस्कस करा दूंगा अगर आप लोग कमेंट करते हैं थ्योरी वीडियो के लिए। अगला आता है, आवर्त सारणी में किसी तत्व की उपधात्विक प्रकृति किस बात पर निर्भर करती है? तो धात्विक और अधात्विक गुणों का मिश्रण जो होता है, ये चीज उसी पर निर्भर करती है। आवर्त सारणी में किसी तत्व का परमाणु त्रिज्या किस बात पर निर्भर करती है? नाभिक और सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या है, उसी पे ये परमाणु त्रिज्या निर्भर करती है। अगला प्रश्न आता है, आवर्त सारणी में किसी तत्व का आयनिक त्रिज्या किस बात पर निर्भर करती है? तो आयनों के नाभिक और उसके सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी। ये आपके प्रश्न रिपीट हो गया है, तो इसी पे ये निर्भर करती है। सॉरी, आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व होते हैं? तो ये मैंने आपको ऊपर बताया था। तो ये तत्व जो होते हैं टोटल 118 तत्व होते हैं आवर्त सारणी में। सॉरी, यहाँ पे डिस्टर्ब हुए आप लोग। तो यहाँ पे 50वां प्रश्न मेरा रह गया था, आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? तो 118 तत्व होते हैं आवर्त सारणी में, ये मैंने आपको ऊपर ही बताया था। तो ये आपके 50 प्रश्न थे जो आवर्त सारणी से मैंने डिस्कस कर दिए। ये बेस्ट 50 प्रश्न थे जो मोस्ट रिपीटेड फॉर्म में पूछे गए। अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस प्रश्न का टेस्ट अगर आप लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में देना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, और पीडीएफ भी वही आपको दिया गया है, तो इसका पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करके रखिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में हम बहुत बेहतरीन कंटेंट डिस्कस करने वाले हैं रेलवे से संबंधित। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।